गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे वे आँखें नामक कविता जो है, इसके रचनाकार का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। ऑलरेडी हम लोग इस लेसन को पढ़ चुके हैं और हम लोगों ने इससे पहले वाला जो है जो पद खंड है उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग इसके आगे का जो पद खंड है उसको हम पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इस पाठ को पुनः पढ़ते हैं। खैर पैर की जूती जोरू, खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लूटता फटती छाती। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर, एक कुछ समय के लिए क्षण भर एक चमक है लाती, तीखी नोक सदृश बन जाती, तुरंत शून्य वह गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। प्रस्तुत जो पद्य खंड है, इसका पद्य खंड में हमने पढ़ा कि किसान की जो क्या मनोदशा है, किसान का पहले जीवन किस प्रकार खुशहाल पूर्वक था, उसका अतीत कितना संपन्न था, उसके बाद धीरे धीरे कैसे करके एक एक करके उसकी सारी सुख सुविधाएं, उसकी प्रसन्नता, उसके जीवन की खुशहाली कैसे उसके जीवन से जो है लुप्त प्राय होती चली गई। एक कैसे उसका पहले खेत चला गया, खेत के बाद महाजनों में किस प्रकार उसके पुत्र को उसके महाजन के कारिंदों के द्वारा मार दिया गया, उसके बेटे के साथ क्या हुआ, उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ, उसकी छोटी सी जो दूध मुहिम बच्ची थी उसके साथ क्या हुआ। तो इन सब दृश्यों को याद करके जब किसान याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसको यह जो सीन है, यह दृश्य उसको बड़ा ही भावुक कर देता है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संदर्भ वही पूर्ववत हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के वे आँखें नामक शीर्षक से ली गई है और इसके रचयिता का नाम है छायावाद के प्रमुख स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत जी, इसके रचयिता हैं। फिर प्रसंग में लिखेंगे कि किसान की जो है दुविधापूर्ण स्थिति है, किसान की दुविधापूर्ण स्थिति का बड़ा ही भावुक और मार्मिक वर्णन कवि ने किया है। अब हम लोग इसके बाद व्याख्या पढ़ते हैं। आज हम लोग को केवल जो है यही एक पैराग्राफ पढ़ना है, सो ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। खैर पैर की जूती जोरू, जोरू यानी पत्नी। कवि बताते हैं कि किसान की नज़र में, किसान की जो दृष्टि है, किसान की दृष्टि में उसके पत्नी की कोई विशेष महत्ता नहीं है, विशेष महत्व नहीं है उसकी नज़रों में। वो कहता है कि पत्नी जो होती है वो पैर की जूती के समान होती है। कारण क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि किसान जो है वह शिक्षित नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, उसे अपने जीवन के तो अनुभव हैं, लेकिन उसे जो शिक्षा, नारी का जो महत्व होता है, उस नारी के महत्व से पूरी तरह से अपरिचित है, अनभिज्ञ है। वह कहता है कि खैर छोड़ो, जो भी आज तक हुआ मेरे साथ, उन सभी घटनाओं को, उन सभी घटनाक्रम को मैं कैसे जैसे तैसे मैं बर्दाश्त करने का, सहने का प्रयास करता, लेकिन पत्नी जो होती है पैर की जूती के समान होती है। खैर पैर की जूती जोरू, जोरू जो होती है, पत्नी जो होती है पैर की जूती के समान होती है। जैसे एक जूती या एक चप्पल, एक जोड़ा चप्पल हमारा टूट जाता है या बेकार हो जाता है तो हम उसको निकाल करके फेंक देते हैं और दूसरा चप्पल धारण कर लेते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। ठीक उसी प्रकार हमारी पत्नी भी है। अगर किसी कारणवश एक पत्नी का देहावसान हो गया, एक पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो इसमें कोई विकट समस्या नहीं। एक पत्नी के मर जाने के बाद हम दूसरी पत्नी, मतलब दूसरा विवाह कर लेंगे, दूसरी पत्नी मिल जाएगी, तो ये कोई विशेष समस्या नहीं है। जिस प्रकार पैर की जूती होती है, पत्नी का स्थान क्या है? पैर की जूती के समान है। जिस प्रकार पत्नी जो पैर की जूती खराब होने पर हम दूसरी जूती धारण करते हैं, उसी तरह से एक पत्नी के मर जाने के बाद हम दूसरी पत्नी को जो है वो ले आते हैं। तो पत्नी का कोई मर जाने से कोई विशेष क्षति जो है वह एक प्रकार से नहीं है। न सही एक दूसरी आती, एक पत्नी नहीं रहने पर दूसरी पत्नी को हम ला सकते हैं, पर लेकिन जवान लड़के की सुध कर, जब मुझे अपने उतना बड़ा जो जवान मेरा लड़का था, जब उसकी मुझे स्मरण होता है, जब मुझे उसकी याद आती है, तो वह उस समय उसकी सुध, उसकी जो याद है, उसका जो स्मरण है,
मेरे कलेजे पे जो है सांप लेटता हुआ सा प्रतीत होता है, यानी मुझे अपार पीड़ा होती है। पत्नी का जो मृत्यु है वो कैसे भी मैं बर्दाश्त कर लेता, पत्नी से भी ममता मुझे अपने पुत्र की है। पत्नी को तो मैं प्रेम करता था, ऐसा नहीं कि मैं पत्नी को प्रेम नहीं करता था, लेकिन पत्नी के आगे पुत्र का मोह जो है और ज़्यादा बढ़ करके है। सो पत्नी को तो मैं कैसे कैसे भूल जाऊँगा, लेकिन जो पुत्र की का जो स्मरण है, पुत्र की यादें मुझे जो है वो भूलने नहीं देती। जब भी मुझे अपने पुत्र की याद आती है, जब उस जवान लड़के की याद आती है, तो मेरे हृदय पर सांप लौटने लगता है, यानी अपार पीड़ा की अनुभूति मुझे होती है। पिछले सुख की स्मृति आँखों में, पिछले यानी अतीत के सुख की स्मृति, जो जीवन में किस प्रकार किसान का जीवन खुशहाल था, आँखों में एक प्रकार की अलौकिक चमक थी, कांति थी, तो उसकी आँखों की चमक अपने आप में ये बताती है कि वह किसान का जीवन कितना खुशहाल हुआ करता था। एक समय ऐसा था उसके जीवन में सब कुछ, सब सुख सुविधाएं संपन्न थी। वो मेहनत करता था, वो मेहनत करके कमाता था और अपना जीवन यापन करता था। सो पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर माने कुछ समय के लिए, क्षण भर एक चमक है लाती। किसान कहता है, किसान के माध्यम से कवि अपने अनुभूति को स्पष्ट करते हैं कि किसान की जो पीड़ा है वो उसे बहुत भावुक करता है। किसान कहता है कि जब मैं स्मरण में, याद में, जब मैं पुराने दिन को याद करता हूँ और वह अतीत खुशहाल पूर्वक जीवन सोचता हूँ, तो मेरी आंखों में अपने आप एक प्रकार की चमक आ जाती है, मेरे चेहरे पे एक प्रकार की मुस्कान आ जाती है, मेरा जीवन जो है रोम रोम पुलकित हो उठता है वह दृश्य मात्र के स्मरण कर लेने से। लेकिन तुरंत ही, जैसे ही मुझे एक सेकंड के लिए मेरी आंखों में चमक आती है, तुरंत ही दूसरे ही पल मेरा जो तुरंत सुनने में गढ़वह चितवन का मतलब होता है दृष्टि, तुरंत ही उसी दृष्टि में तीखी नोक के समान सदृश यानी समान उपमा अलंकार, तीखी नोक, जिस प्रकार तिनका नोक आँख में चुभ जाता है तो किस प्रकार दर्द देता है, किस प्रकार पीड़ा देता है, और जब तक हम उसको आँख से निकाल नहीं देते तब तक वह पीड़ा हमारी बनी रहती है। ठीक उसी प्रकार तीखी नोक सदृश बन जाती वे सारी सुख की अनुभूतियाँ, वे सुख की स्मृतियाँ जो कभी मन को गदगद करती थी, आँखों में चमक लाती थी, आज वही सभी दृश्य के न रहने पर कवि का जो किसान का जो जीवन है वह जीवन उसके लिए वह कांटों से भर गया है। उसके जीवन जो है वह तिनका जिस प्रकार आँखों में तिनका पड़ जाता है, कितनी पीड़ा होती है, तो उसी प्रकार उसका जीवन जो है पीड़ा से भर गया है, अपार पीड़ा उसके जीवन में जो है बनी हुई है। सो उसको वो सारे दृश्य उसको बार बार झकझोर देते हैं, बार बार उसे भावुक कर देते हैं। वो ना चाह कर भी उसे वो सारी स्मृतियाँ उसे अपने जो है आगोश में अपने पास रखती हैं, जिसकी वजह से वह भावुक होता है, बहुत ही दुखी होता है कि एक समय ऐसा था कि मेरा जीवन खुशहाल था और आज का एक समय है कि आज एक करके मेरे जीवन की समस्त सुख सुविधाएं, सब प्रसन्नता मुझसे गायब हो गए। सो यह इस प्रकार इस कविता की व्याख्या थी कि पिछले समय अतीत में मैं खुशहाल था और उसकी चमक मेरी आंखों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी, परंतु कुछ समय के बाद जैसे जैसे वह गायब होती चली गई, वही सारी स्मृतियाँ अब मुझे नोक के समान मेरी आंखों में चुभती हैं। वही सारी खुशहाल पूर्ण स्मृतियाँ आज मुझे अपार पीड़ा दे रही हैं, जो मेरे लिए बहुत ही कष्टकर है। सो इस प्रकार यह कविता की जो थी व्याख्या थी, और इसके साथ साथ इसमें विशेष में आप लिख देंगे कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ तीखी नोक सदृश बन जाती, सो यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। खैर पैर की जूती जोरू जो वर्ण की आवृत्ति, र वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ देखिए लोटता फटती छाती, तो वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ कवि के जो किसान है, किसान के जीवन की संपूर्ण झांकी जो है हमारे सामने कवि ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। किसान की जो मनोदशा है, जो मार्मिक स्थिति है, उस मार्मिक स्थिति से कवि ने हमें अवगत कराया है। और इसके साथ साथ एक बात हमें यह भी स्पष्ट होता है कि किसान
का जो है अपने पत्नी के प्रति जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक नहीं है। वह पत्नी को अपने पुत्र से जो है अपने पुत्र को अपने पत्नी से वह ज़्यादा महत्व देता है। सो इस प्रकार इस कविता का यह विशेष हो जाएगा। यहाँ कवि ने किसान के साथ होने वाले विश्वासघात का उल्लेख किया, किस प्रकार लोगों ने उसके साथ महाजनों ने, परिवार के लोग किस प्रकार एक एक करके उसकी सारी खुशियाँ चली गई। सो किस प्रकार उसके विश्वास का हनन हुआ। तीखी नोक सदृश में उपमा अलंकार है, सांप लौटना मुहावरा है और आंचलिक शब्दों का प्रसंगानुरूप जो है वह अपनाया गया है। सो यह इस प्रकार यह कविता की संपूर्ण कविता की व्याख्या थी। आप इस पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको अपने शब्दों में तैयार करने का प्रयास करें। धन्यवाद।